बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं राजा मोहसिन एजाज साहब। आज हम उनसे बात करेंगे कि बंदियाल साहब से जो मुलाकात की है 5 से 6 जजेस ने, उसका मकसद क्या था और शेर इक़्तिदार में आने वाले दिनों में यानी अगले हफ्ते में क्या होने जा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई बड़ा सरप्राइज देने जा रही है या फिर नहीं। तो जी सर बताएं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो मुलाकात हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की, इसका मकसद क्या था। देखिए, जजेस के दरमियान इंतज़ामी उमूर पे, डिफरेंट कानूनी उमूर पे मुलाकातें एक मामूल का हिस्सा हैं। लेकिन आपको पता है कि जब दो लोग मिलकर बैठते हैं तो फिर हर इशू पर बातचीत जो है वो होना ये एक अंडरस्टूड है। आप मेरे से भी पास आएंगे, बैठेंगे तो फिर हर तरीके मौसम पर भी बात होगी, मतलब जो मुल्की हालात हैं उन पर भी बात होगी। तो डेफिनेटली हर चीज़ डिस्कस हुई होनी है। कोई ऑफिशियली एलामिया ना कभी इस तरह की मुलाकातों का आया है, ना कभी आता है, ना इसका आया है। लेकिन ये है कि ज़राए का ये कहना है कि अहम जो कानूनी और अदालती मामलात हैं उस पर भी बात हुई है। फिर आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग शिफ्ट हो रही है शाहराह दस्तूर पे इस दफ़ा, इस अदालती हफ्ते से, यानी मंडे से हाई कोर्ट नई बिल्डिंग में होगी, जो सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल आप कहें कि 1 मिनट का फासला रह जाएगा दोनों अहम अदालतों में, अदालत उज़्मा और अदालत आलिया में। तो वो इश्यूज़ भी थे, कुछ इंतज़ामी नौयत के मामलात भी थे, और 5 जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के माइनस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और आप देखें कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं जिसको वफाकी हुकूमत की तरफ से ये टास्क दिया गया है कि जो जजेस की मुबैना ऑडियो लीक्स हैं उसकी तहकीकात करके 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करे। उसमें एक तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, फिर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हैं, और फिर उसको हेड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज यानी सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। तो ये अगर आप कंपोजिशन देखें, जो लोग इधर आ रहे हैं वो उसमें चीफ जस्टिस नहीं है, तो ये बहुत सारी चीज़ों की इंडिकेशंस हैं, इंडिकेटर्स हुआ करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो आने वाला अदालती हफ्ता है वो आप अपने इंट्रो में भी बता रहे थे, जो आने वाला जो अदालती हफ्ता है वो इंतहाई अहम है। अगर आप जुडिशल कमीशन की तश्कील के नोटिफिकेशन को पढ़ें तो उसमें जहाँ ये कहा गया है कि 30 दिन के अंदर रिपोर्ट करना है, इस कमीशन ने अपनी तहकीकात मुकम्मल करनी है, वहाँ पर ये भी कहा गया है कि आज से ही इस कमीशन ने अपना काम जो है वो यानी नोटिफिकेशन के अजरा के साथ ही अपना शुरू कर देना है। तो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इंतखाबात वाला केस भी सुप्रीम कोर्ट में है। फिर जो एक इलेक्शन से मुतालिक ही फैसले पर अमल नहीं किया गया था हुकूमत की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से, फंड्स के मामले पे और मामलात पे, वो मामला भी टेकअप हो सकता है। फिर डेफिनेटली जुडिशल कमीशन जो उसकी वफाकी हुकूमत ने दिया है, जब ये तहकीकात करेगा अपने साथी जजेस की, जिसमें आपने देखा होगा TORs में मौजूदा चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस, कई वकला, एक सहाफ़ी, इन तमाम लोगों के नाम हैं, इनकी जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस मुबैना तौर पर जो इनकी हैं, क्योंकि हम तो नहीं कह सकते कि इनकी हैं जब तक उनका कोई बाकायदा या ये लोग ऑन करें या उसका कोई बाकायदा फोरेंसिक वगैरह हो जाए या टेस्ट हो जाए उसका कोई, तो उन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना है उन्होंने। और यकीनन कोई भी जज जब जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनता है या किसी भी ऐसी चीज़ का हिस्सा बनता है या गवर्नमेंट से राब्ते में रहता है, तो ये आपको पता है एक डिसिप्लिन, ये तकाजा है डिसिप्लिन का कि वो अपने इदारे के सरबराह से इजाज़त लेता है, उसके इल्म में लाता है। तो मेरा नहीं ख्याल या मेरे इल्म में नहीं है कि ये बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इल्म में है। और फिर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कमीशन बनाया जाना, ये भी, इसके ऊपर भी जो कानूनी माहिरीन हैं वो बड़ी मुख्तलिफ आरा रखते हैं। कुछ का कहना है कि ये इख्तियारात से तजावुज़ है, और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत से पहले भी जब रूल्स एंड प्रोसीजर बिल आया जिसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात को आप कहें कि उनको कम करने की कोशिश की गई, तो उस वक्त भी इसको कहा गया कि जी ये इख्तियारात में मुदाखलत है, इख्तियारात में तजावुज़ है। तो अब देखें, आइंदा अदालती हफ्ता बहुत अहम है। और एक चीज़ आप और अगर नज़र दौड़ाएं पिछले 3-4 माह की अदालती तारीख पर, जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई अहम मामला हुकूमत, PDM हुकूमत से मुतल्लिका आया है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए मुख्तलिफ तरीके अडॉप्ट किए गए। और अब क्योंकि ये अदालती हफ्ता बड़ा अहम है, ऑलरेडी हमें पता है कि इलेक्शन से मुतल्लिका एक दरख्वास्त की मंगल को समात है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोई बड़ा सरप्राइज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली से। जी, अब तो सरप्राइज ही आने हैं, अब तो सरप्राइज के अलावा कुछ रह ही नहीं गया, क्योंकि
जिस तरीके से गवर्नमेंट ने पेशकदमी की है पीडीएम सरकार ने टूवर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कभी धरने की सूरत में आप देख लें, कभी पार्लियामेंट में करारदादों की सूरत में देख लें, कभी क्रिटिसिज्म की सूरत में देख लें, कभी किसी कानून साजी की सूरत में देख लें, कभी ये जो कमीशन अभी बना है इसकी तरह देख लें, तो डेफिनेटली अब जब वो पेशकदमी कर रहे हैं और एक फरीक को अब जब इतना ज़्यादा कॉर्नर कर देते हैं तो फिर ये नेचुरल होता है कि रिएक्शन आता है। और आपको पता है कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर होते हैं, वो बहुत सारे इख्तियारात ऐसे रखते हैं जो आम जजेस को हासिल नहीं होते, वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात होते हैं। तो सरप्राइज में तो एक से ज़्यादा सरप्राइज देख रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सर आपने मुल्क की तारीख में आपका तजर्बा है, आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, आपने ऐसा पहले कभी देखा कि इस तरह अदालती जो अहकामात हैं उनका तकद्दुस पामाल किया गया हो, खिलाफ वर्जियाँ हो रही हों? डॉक्टर शीरी मज़ारी, अली मोहम्मद खान, बाकी बहुत सारे नाम हैं जिनकी रिहाई के ऑर्डर्स होते हैं, फिर उनको पुलिस पकड़ लेती है और अदालतें कमज़ोर हैं। और जो ये मुलाकात भी हुई है, इस हवाले से भी जो खबरें आ रही हैं कि जी ये सारे जजेस ने इस हवाले से भी मुलाकात की है कि अदालती अहकामात का जो एक इज्जत है, उसका जो वक़ार है, उसको किस तरह से जो है उसका रखा जाए उस हवाले से। चाचर साहब, अगर आप मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब के गुज़िश्ता रोज़ के रिमार्क्स अपने जहन में रिकॉल करें, नज़र कराएं, वो उस समात को मैंने जो है ना देखा था, वहीं था वहाँ। उसमें मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा, उन्होंने कहा ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन ये जो चीज़ें हुई हैं ये स्याह धब्बे के तौर पर रहेंगी। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इस दौरान वो आप दीदा भी हुए, फिर आप लाहौर हाई कोर्ट में देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। डेफिनेटली जजेस जो हैं वो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, वो बरमला इसका अदालतों में इजहार भी कर रहे हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, जैसे गुज़िश्ता रोज़ मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने किया। तो ये मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें हैं ये जजेस आपस में भी डिस्कस कर रहे होंगे, कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। जहाँ तक आपका सवाल है कभी माजी में ऐसा हुआ, तो मेरे ख्याल में माजी में माजी करीब करीब तक, माजी दूर से लेके और अभी बिल्कुल करीब तक, अगर ताकतवर से ताकतवर देखें, एक हुकूमत ही एक बड़ा कहती है, या जो आप कह लेंगे कि प्रो हुकूमती जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो इंतहाई इस वक्त ताकतवर पाकिस्तानी शख्सियत के तौर पर उभरे हैं पिछले कुछ महीने में जब से वो गवर्नमेंट से निकले हैं। तो अगर इमरान खान जैसा ताकतवर आदमी भी एक सेशन जज के बारे में बात करके और आज तक पेशियां भुगत रहा है, माफियां उसने मांगी, तहरीरी खुद जाके के, मांगी सर। और इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद अगर उसकी जान नहीं छूट रही, तो अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को, ना सिर्फ हाई कोर्ट इस्लामाबाद, हाई कोर्ट लाहौर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो जो जजेस कोई ऐसा फैसला देते हैं जो गवर्नमेंट को ना पसंद हो, इवन बंदयाल साहब ने आपको पता है अपने रिमार्क्स में कहा भी था कि यहाँ पे कुछ लोग मनपसंद फैसले चाहते हैं, बिल्कुल, तो वो दबे लफ्जों में इजहार भी कर रहे हैं जजेस। लेकिन एक चीज जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि जब आप कॉर्नर करेंगे ना, किसी को भी कॉर्नर करेंगे, उसका रिएक्शन आएगा। और डेफिनेटली जब एक बंदा दीवार के साथ लग जाता है तो उसके पास दो ही रास्ते होते हैं कि या वो वहीं से इज अ गॉन केस, और या उसे दूसरा तरीका ये होता है कि वो फिर भरपूर कम बैक करता है। और भरपूर कम बैक में जो आपका एक, आपने पहले भी थोड़ी देर पहले बात की सरप्राइज वाली, फिर उसमें बहुत सारे सरप्राइज भी होते हैं। और एक चीज़ है जो खुशाइंद भी है कि जो जजेस हैं अदलिया पाकिस्तान की, चाहे लोअर जुडिशरी की बात करें, हाई कोर्ट के जजेस की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें, वो खड़े हैं, देखें फैसले दे रहे हैं। फैसलों पर अमल दरामद करवाना अदलिया का काम इसलिए नहीं होता कि अदलिया के पास कोई अपनी फोर्स नहीं होती, उनकी मॉरल अथॉरिटी होती है, उन्होंने फैसला देना है। हम इम्प्लीमेंटेशन करवाना जो है वो हुकूमत, या आप कह लेंगे कि जो रियासत का काम है, रियासती इदारों का काम है। तो बहरहाल फिलहाल तो जो है वो हमने रिसेंटली बहुत सारे केसेस में देखा अमल दरामद नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट तक के फैसलों पे अमल नहीं हो रहा। आपने देखा कि इलेक्शंस वाले मामले पे उन्होंने कहा 14 मई को इलेक्शन करवाएं, उससे पहले 14 मई वाले फैसले से पहले एक फैसले में उन्होंने कहा 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर 14 मई की तारीख आई, 14 मई की तारीख में 10 अप्रैल की डेडलाइन आई फंड्स के लिए, 10 अप्रैल के बाद 17 अप्रैल की डेडलाइन आई, फिर 17 अप्रैल के बाद एक 27 अप्रैल की डेडलाइन आई। तीनों डेडलाइंस गुजर गई लेकिन फंड्स नहीं मिले। तो देखें फैसलों पर अमल तो नहीं हो रहा, और ये मेरे ख्याल में कि ये सरप्राइज आएगा ये अच्छा नहीं है। और जिस तरह मैंने कहा कि आप वो कॉर्नर कर रहे हैं जजेस को, तो उसका फिर सरप्राइज आ सकता है। अच्छा, बिल्कुल, ये बताएं कि सर जिस तरह मुल्क के अंदर क्रैकडाउन शुरू है, एक खातून सहाफ़ी अनम को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, इमरान रियाज खान साहब अभी तक लापता हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को या तहरीक इंसाफ के हक में बोलने वाले आप ये कहें कि इस रिजीम चेंज के बाद
जो صحافی بول رہا ہے ان کو کیوں آخر بند کیا جا رہا ہے, ان کو کیوں گلا دبانے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے صحافیوں کے خلاف جتنی بھی کارروائیاں ہیں نا وہ قابل مذمت ہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ چاچر صاحب آپ خود گرفتار ہوئے بھی ریسنٹلی. مطلب جو اگر آپ لسٹ بنائیں ان صحافیوں کی جو پچھلے کچھ عرصے میں حکومتی کارروائیوں کا نشانہ بنے تو اس میں آپ کا نام بھی آتا ہے. بڑا انفارچونیٹ ہے, بڑا تکلیف دہ ہے. ہم تو اپنے دوستوں بھائیوں کی پھر اس طرح کے موقعوں پر جاتے بھی ہیں, جب دیکھتے ہیں بڑا دکھ بھی ہوتا ہے. دیکھیں وقت کیسا بھی ہو گزر جاتا ہے, وقت کیسا بھی ہو گزر جاتا ہے, لیکن بات وہی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب والی ہے کہ یہ چیزیں سیاہ دھبے کے طور پر یاد رہتی ہیں. جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی کارروائیاں وہ سیاہ دھبے کے طور پر یاد رہتی ہیں. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. صحافیوں کیا کسی بھی دیکھیں نا, خواتین ہمارا دیکھیں سب سے پہلے تو مطلب پاکستان جو ہمارا پیارا ملک ہے, یہ اس کا پورا نام اگر آپ دیکھیں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان, اور اسلام خواتین کو کتنا عزت اور احترام اور ایک مقام دیتا ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ خاتون ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, اور آپ سب لوگ اگر آپ دیکھیں تو یہ کتنا پیارا رشتہ ہے. کسی کی بھی ماں, کسی کی بھی بہن, کسی کی بھی بیٹی. اور جس طریقے سے اب انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی محفوظ نہیں ہیں, تو میرے خیال میں اس حد تک نہیں آنا چاہیے. پولیٹکس ہے, سیاست کریں, بالکل کریں, یہ پاکستان کی سیاست کا ایک حصہ ہے بہت ساری چیزیں, لیکن یہ خواتین والی جو چیزیں شروع ہو گئی ہیں یہ میرے خیال میں کہ نہیں ہونی چاہیے. میں جو اتھارٹیز ہیں ان سے بل ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں چاچر صاحب, ہم اور کیا کر سکتے ہیں. ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی مہربانی کریں خواتین کے حوالے سے نہ ایسی چیزیں کریں, کیونکہ بیرونی دنیا میں ہمارا اچھا میسج نہیں جاتا. اسلام کیا کہتا ہے, ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی, ماں, بہنوں کے حوالے سے مطلب کیسے کیسے مطلب ان کے ہیں. جب حضرت فاطمہ آیا کرتی تھی تو وہ دونوں جہان جن کے لیے بنائے گئے وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اور حضرت فاطمہ کا وہ کہتے تھے کہ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, اور اپنی بیٹی کو یہ بات کہنا بھی وہ سنت سمجھی جاتی ہے. تو میرے خیال میں بہن بیٹیوں ماؤں یہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں, ان کا احترام کرنا چاہیے. اور انفارچونیٹ ہے, اور انم شیخ کی گرفتاری بھی انتہائی قابل مذمت ہے, اتنی جتنی کسی بھی اور خاتون کی, خاتون پولیٹیشین کی, جہاں وہ صحافی. دیکھیں صحافی ہونا سیاست جیو نے بات کی بات ہے. دیکھیں جیو نے خبر چلائی کہ جی وہ صحافی نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کی ورکر ہے. دیکھیں اب جیو کی رپورٹنگ پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. انفارچونیٹ ہے, ایسی چیزیں نہیں کہنی چاہیے. بہرحال میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صحافی ہونا, سیاستدان ہونا, کوئی بھی جو آپ کا معاشرے میں ایک رول ہے, مقام ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. سب سے پہلے آپ ایک خاتون ہے, اور میں تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھتا ہوں کہ خاتون کو, خواتین کو ہمارے مذہب نے کیا مقام دیا, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا مقام دیا. تو جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو دل دکھتا ہے. اور بس سے زیادہ میں جس طرح کہ ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ یار نہ ایسے کریں. آخری سوال سر, بس چند جملے اس کے بتا دیں کہ ان حالات میں عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کو ختم کیا جا سکتا ہے, عوام کے دلوں سے جو ہے ان کو کس طرح سے ختم کیا جائے گا؟ دیکھیں سیاسی جماعتیں چاچر صاحب کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. یہ بات آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, تمام دیکھنے والوں کو بھی پتا ہے, ان سیاست دانوں کو بھی پتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز نہیں ختم ہوتی. میں آپ کو مشرف صاحب کے دور کی مثال دیتا ہوں. ان کے دور میں مسلم لیگ نون کو بالکل ختم کر دیا گیا. جو ٹاپ لیڈرشپ تھی نا نون لیگ کی, وہ چلی گئی. چودھری ہوا کرتے تھے گجرات والے, یہ چلے گئے. ہمایوں اختر فیملی چلی گئی, میاں اظہر صاحب چلے گئے, اعجاز الحق صاحب چلے گئے. مطلب بہت سارے ایسے نام ہیں, ابھی ذہن میں بہت سارے نام نہیں آ رہے. مطلب ختم ہو گئی پارٹی, اٹھا کے وہ انہوں نے ایک نئی پارٹی بنا لی جو اقتدار میں بھی آ گئی. لیکن اس کاف لیگ کا آج کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی. آپ کو پتا ہے وہ اپنی اپنی سیٹیں بچانے کے لیے بھی کوئی عمران خان کے پیچھے لگا ہوا ہے, کوئی نواز شریف کے پیچھے لگا ہوا ہے, کسی کو آصف زرداری کی سپورٹ چاہیے اپنی نشست جیتنے کے لیے. مطلب ان کو, لیکن نواز شریف یا مسلم لیگ نون آج بھی قائم ہے. تو اسی طرح تحریک انصاف کو جتنی بھی انتقامی کارروائیوں کی پولیٹیکل پارٹی, ہاں تھوڑا سا مختلف یہ باقی پارٹیوں سے اس طرح سے ہے کہ باقی پارٹیوں کے آپ کو پتا ہے وہ فیملی لمیٹڈ پارٹیز ہیں, ان کی فیملیز نے آ کے سسٹم سنبھال لیا ہے. لیکن عمران خان کیونکہ وہ ایک اکثر لوگ کہا جاتا ہے کہ ون مین شو ہے, سب عمران خان کے گرد ہی گھومتی ہے چیزیں, تو اس وجہ سے تھوڑا سا مختلف ہے. لیکن بہرحال یہ کبھی کہنا کہ کسی سیاسی جماعت کو ختم کیا جا سکتا ہے, یہ ممکن نہیں ہوتا. حالات بدل جایا کرتے ہیں, 5 8 10 سال کے بعد حالات پھر بدل جایا کرتے ہیں, اور جو آج کے لوگ نیچے ہوتے ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ میں دنوں کو پھیرتا ہوں لوگوں کے بیچ میں, اور سدا بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے, اور ایک رنگ میں اسی ذات نے رہنا ہے.
باقی ہم زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں، انسان ہیں، وہ انہوں نے ہر طرح کے فیزز دیکھنے ہوتے ہیں. بالکل. اور آج یہ ہے تو کل کچھ اور ہوگا. بالکل سدا بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، تو طاقت کے زور کے اوپر، طاقت کے استعمال کے اوپر کسی بھی پارٹی کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ محسن اعجاز صاحب نے ہمیں بتایا اور بڑی سیر حاصل انہوں نے گفتگو کی. تو انشاءاللہ یہ تھی اب تک کی ویڈیو. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.